तो हमारे पास आप ये मान लीजिए कि हमारे पास एक कांच की बॉल है और इस कांच की बॉल को कांच की बॉल हमने ले रखी है। अब इसमें हमने क्या करा कि इसको हमने किसी एक कॉर्नर से काट दिया। हमने इसको मान लीजिए यहां से ऐसे काट दिया, ठीक है। और काटने के बाद में मैंने इसका ये टुकड़ा बाहर निकाल दिया। ये जो कांच की बॉल है इसका कोई सेंटर था, ठीक। और ज्यादा आसानी से समझिए, मैंने इसको यहां से काट दिया, मैंने इसको यहां से काटा, ये इसका सेंटर है, ठीक है। और अब अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो गया, ये कैपिटल आर हो गया, ठीक है। कैपिटल आर, इसको क्या बोलते हैं, ये जो लेंथ है ना कैपिटल आर, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमने क्या करा, अब जैसे ये कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है ना, जो आधा होता है, उसको बोल देते हैं हम स्मॉल एफ। स्मॉल एफ इज नोन एज फोकस। और यहां से लेकर, इस पॉइंट से लेकर फोकस तक की जो दूरी होती है उसको बोल देते हैं फोकल लेंथ। मैंने क्या करा, आप ये समझिए कि हमने इस स्फीयर में से एक कांच का टुकड़ा काट के बाहर निकाल दिया, ऐसे। ये कांच का टुकड़ा हमने काट के बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जब मैंने ये कांच का टुकड़ा काट कर बाहर निकाला तो मेरे पास अब ये एक स्फेरिकल मिरर बन गया। अब मिरर कैसे बनेगा, देखिए, लेंस में और मिरर में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि लेंस जो है ना, लेंस इज अ सी थ्रू ऑब्जेक्ट। सी थ्रू ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि लेंस कांच का होता है, ट्रांसपेरेंट, मैं उसके आर पार देख सकता हूँ। लेकिन जो मिरर होता है, मिरर के आर पार नहीं देखा जा सकता। मिरर में अपनी अपने चेहरे को हम देख सकते हैं, मिरर में हम अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। मिरर के आर पार लाइट नहीं निकलती। लाइट का आर पार चले जाना इज नोन एज रिफ्रैक्शन, और लाइट का टकरा के और वापस आ जाना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ये मेरी बात क्लियर है सभी को? हाँ जी सर। तो रिफ्लेक्शन के लिए एक सरफेस का पॉलिश्ड होना बहुत जरूरी होता है रिफ्लेक्शन के लिए। तो अगर मान लीजिए मैंने ये एक टुकड़ा ले लिया कांच का और इसको हमने पीछे से ना इस पर एक पॉलिश कर दी। हमने यहाँ पर डार्क कलर की पीछे पॉलिश कर दी। तो अब क्या होगा, अब हम इसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। क्या होता है कि अगर कांच का हमारे पास एक टुकड़ा है तो कांच के टुकड़े के पीछे कर दी जाती है सिल्वर कलर की पॉलिश। और सिल्वर कलर की पॉलिश को भी कोटिंग, मतलब उसके पीछे एक और कोटिंग करी जाती है, वो होती है रेडिश ब्राउन कलर की जो कोटिंग होती है, ठीक है। तो दो तरीके की पॉलिश करी जाती है, पहले सिल्वर कलर की और फिर ब्राउन कलर की। तो आप ये देखिएगा कि अगर कभी कांच है ना, मान लीजिए कोई शीशा है आपके पास और वो शीशे को आप ऐसे साइड से देखेंगे, साइड से, मान लीजिए ये फ्रंट है उसका मिरर का, यहाँ पर तो कोई भी अपना चेहरा देख पाता है। आप उसको साइड से अगर देखेंगे तो साइड से आपको वो सिल्वर कलर का नजर आएगा। तो क्या होता है कि कांच के पीछे सिल्वर कलर की पॉलिश कर दी जाती है, फिर उसको और प्रोटेक्टिव कोटिंग देने के लिए एक रेड कलर की पॉलिश भी कर दी जाती है उसके पीछे। तो वो जो कांच का टुकड़ा है वही एक मिरर की तरह बिहेव करने लगता है। तो क्या होता है कि बेसिकली जो मिरर होता है, मिरर में आपकी एक सरफेस तो पीछे की तरफ से डार्क होती है, पॉलिश्ड होती है, और ये वाली जो सरफेस है यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। अब क्या होता है कि मुझे दो चार चीजें इसमें देखनी है कि अगर ये जो बल्जिंग आउट सरफेस है, बाहर को निकली हुई सरफेस, देखिए दो तरीके की सरफेस हो गई यहाँ पर। ये इस तरीके से है, ये ऐसे है, ये जो मिरर है ये इस तरीके से है। तो ये जो गहरे वाला पोर्शन है, ये जो गहरे वाला पोर्शन है, यहाँ पर लाइट आकर टकराएगी और टकराकर वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पीछे पॉलिश कर रखी है, ये पीछे से ओपेक है, ठीक। तो पीछे पॉलिश कर रखी है तो लाइट आएगी और आर पार नहीं निकल पाएगी, वो यहाँ से टकराकर और वापस आ जाएगी। आप खुद सोचिएगा कि आप जो स्पेक्स लगाते हैं, आप स्पेक्स जो लगाते हैं, आप उस स्पेक्स पर पॉलिश कर दीजिए एक तरफ और दो दो कोटिंग कर दीजिए। तो जब आप उस पर दो दो कोटिंग कर देंगे तो आप उसके आर पार नहीं देख सकते, और आप उसको थोड़ा सा दूर करेंगे तो आपको अपना ही चेहरा उसके अंदर दिखाई देने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी दूसरी सरफेस को पॉलिश कर दिया है। दूसरा मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि एटमॉस्फेयर हो जाता है डार्क ब्लैक कलर का रात के टाइम पर। अगर आप अपने घर में
आपके घर में कोई खिड़की है, जिस विंडो का जो डोर है वो ट्रांसपेरेंट क्लियर ग्लास का है, ठीक, लेकिन रात के टाइम पर बाहर की तरफ क्योंकि अंधेरा हो गया, तो इसका मतलब बाहर की जो सरफेस है वो पूरी तरह से ब्लैक हो गई, तो आप उसी ग्लास में आप अपना चेहरा देख सकते हैं। देखा है ना कई बच्चों ने कि रात के टाइम पर क्योंकि बाहर बिल्कुल ब्लैकआउट हो चुका है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, तो आपका जो वो ग्लास पेन है, जो विंडो का ग्लास का दरवाजा है, आप उसी में अपना चेहरा देख पाते हैं कि नहीं देख पाते? हाँ जी सर। तो ये एक बेसिक सा फंडा है कि अगर हम दिन की बात करते हैं तो दोनों तरफ सेम अमाउंट ऑफ लाइट मौजूद है, तो लाइट आराम से आर पार निकल जाती है, यू कैन सी थ्रू दैट ग्लास पे। लेकिन जब एक तरफ अंधेरा हो जाता है, अंधेरे का मतलब क्या है कि ब्लैक कलर हो गया पूरे एटमॉस्फेयर का, तो आपको वही ऐसा बिहेव करने लगता है जैसे कि एक मिरर हो, उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं। अब मैंने कहा कि जो अंदर कर्व वाली सरफेस है यहाँ पर लाइट टकराकर वापस आ जाएगी, तो दिस इज अ कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टकराकर रिफ्लेक्शन होगा, तो ये जो सरफेस है ये गहरी है। गहराई का मतलब जैसे कि कोई गुफा हो, गुफा मतलब केव, तो इसलिए इसको बोल देते हैं कॉनकेव मिरर। याद रखने का तरीका है, इसीलिए इसको बोल देते हैं कॉनकेव मिरर। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए मैंने इसी तरीके से ये टुकड़ा लिया ग्लास का, और ग्लास का ये कर्व टुकड़ा जो मैंने लिया, अब मैंने यहाँ अंदर की तरफ पॉलिश कर दी, अब मैंने अंदर की तरफ पॉलिश कर दी, और फिर लाइट यहाँ से आई और टकरा कर चली गई, तो क्या होगा कि ये जो है ये कॉनकेव का जस्ट उल्टा है, कि इसमें जो गहरी वाली सरफेस है उस पर आपने कोटिंग कर दी है, उस पर आपने पॉलिश कर दी है, तो अब जो स्मूथ सरफेस है वो ये रहेगी, बल्जिंग आउट सरफेस। तो हम तो एक चीज याद कर लेते हैं बस, कि ये वाला कॉनकेव है जिसमें अंदर की तरफ लाइट टकरा कर रिफ्लेक्शन होता है, तो ये वाला कॉनकेव है, तो जो बचा वो कॉन्वेक्स ही होगा। तो ये कॉनकेव होता है, ये कॉन्वेक्स होता है, ये तो क्लियर है सभी को? हाँ जी सर। बताइए, श्योर है, क्लियर है? रुद्रांश? यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। यश क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा। अब ये करने के बाद में अगला देखते हैं। ये कॉनकेव हो गया। अब मैंने क्या करा इसमें कि ये जो कॉनकेव मिरर है इसका भी तो कोई सेंट्रल पॉइंट होगा, ये हो गया इसका सेंट्रल पॉइंट। ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है बेटा इसको बोल देते हैं पोल। क्या? पोल। पी फॉर पोल। is called pole of the mirror। आपने यहां से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन खींची, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है इसको हम बोल देते हैं क्या? इधर एक्स डैश और इधर एक्स, इट इज जस्ट लाइक एक्स एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस को आप क्या बोलते हो? जो इधर पॉजिटिव साइड होती है, पॉजिटिव साइड को आप बोल देते हैं एक्स, और जो नेगेटिव साइड है उसको आप क्या बोल देते हैं? एक्स डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई एक्स, एक्स डैश इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होती है ना उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। फिर मैं ये कहता हूँ कि ये जो कांच का टुकड़ा है जिसको मैंने कॉन्केव मिरर बना दिया, अगर ये एक टुकड़ा ना होता, अगर इसका पूरा स्फीयर होता तो इस तरीके का होता, तो यहाँ पोल से लेकर और सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। समझ गए? पहले भी बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, और यहां से लेकर मतलब ये जो डिस्टेंस है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका जो हाफ होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एफ। एफ इज कॉल्ड फोकस। आर क्या है? आर एक लेंथ है, आर एक लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक लेंथ है, लेकिन स्मॉल एफ एक पॉइंट है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। और पोल से लेकर और फोकस तक की जो लेंथ है उसको हम क्या बोल देते हैं? कैपिटल एफ। कैपिटल एफ को बोलते हैं बेटा फोकल लेंथ।
ऑफ मिरर। बता दीजिए, इतना तो क्लियर है सभी को? ये टर्म्स क्लियर है सभी को मिरर की? हाँ जी सर। ठीक है। अब इसके बाद कुछ मैं आपको रूल्स बताता हूँ इमेज फॉर्मेशन के। तो इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूँ, फिर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ। देखिए, कॉनकेव मिरर के रूल्स थोड़े ज्यादा हैं और कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स जो हैं वो कम है। देखिएगा, और जो बच्चे नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं, और जिन बच्चों को सिर्फ रिवीजन करना है, जो पहले कर चुके हैं नोट, जिनके पास नोट्स भी हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैठकर समझ सकते हैं, बस चीजों को आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस। rules for obtaining rules for obtaining images formed by concave mirrors. Formed by concave mirrors. Rules for obtaining images formed by concave mirrors. अब देखिएगा, इसमें ना 4 रूल होते हैं। 4 रूल हैं। सबसे पहला रूल देखिएगा, रूल 1। यहां मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया है। ये कॉनकेव मिरर बना दिया, और ये कॉनकेव मिरर हमने बना दिया। हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी कॉनकेव मिरर की सरफेस को टकराती है, और कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो टकराने के बाद फोकस से गुजर के जाती है। आप देखिएगा कि ये हमारा हो गया फोकस, और ये जो एक बड़ा स्फीयर होता है उसका जो ये सेंटर होता है ना, सी बोल देते हैं बेटा इसको। दिस सी इज फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत आइडिया तो टर्म्स का सबको होगा ही ना, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा ना सबको। हर्षित, हर्षित यस सर। टर्म्स में तो डाउट नहीं है ना? नो सर। ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद मैं ये कह रहा था कि ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, वो यहाँ से कॉनकेव मिरर से टकरा के ना फोकस से होकर गुजरती है। ये फोकस से होकर गुजरती है। तो रूल 1 क्या है, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं बस ओरली बोल रहा हूं, आप लोग जानते होंगे। सुन लीजिए। A ray of light which is coming parallel to the principal axis, when it strikes the concave mirror, it goes through the focus. ये स्ट्राइक करने के बाद में फोकस से होकर गुजर जाती है। तो पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल जो है वो क्या है, वो देखिएगा। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, फिर से एक और कॉनकेव मिरर बनाइए।
ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है इसको बोल देते हैं पोल, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब क्या होता है कि पहला रूल दोबारा रिवाइज कराता हूँ कि एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कॉनकेव मिरर से टकरा के फोकस से होकर गुजर जाती है। ये तो हो गया पहला रूल। दूसरा रूल क्या है कि एक रे ऑफ लाइट जो कुछ इस तरह से आती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जो गुजरती हुई आए, है ना, तो वो जिस रास्ते आती है उसी रास्ते बाउंस बैक करके वापस चली जाती है। देखिए कोई भी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है ऐसे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आई, तो वो जैसे ही टकराती है टकराने के बाद उसी रास्ते वापस चली जाती है। इसीलिए मैंने डबल साइडेड एरोज बनाए हैं। डबल साइडेड एरोज का मतलब क्या हुआ कि एक रे ऑफ लाइट जो ऐसे आई थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई आई थी, वो टकराई और टकराने के बाद इसी रास्ते वापस चली गई। ये रूल नंबर 2 है। बताइए क्लियर हो गया? रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 दोनों क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला रूल देखते हैं। देखिए रूल नंबर 3 क्या है कि अगर मैं रूल नंबर 1 समझता हूँ तो रूल नंबर 3 भी बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 3 क्या है? ये रूल नंबर 1 का जस्ट उल्टा है। रूल नंबर 1 क्या था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। इसका उल्टा, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे फोकस से होती हुई आती है तो वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए उल्टा है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। इसका उल्टा, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होकर गुजरती है तो वो टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा मैं कैसे बनाता हूँ इसको। ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3 देखिए अब जरा। रूल नंबर 3, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस से होकर गुजरती है ऐसे, वो यहाँ टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस से होकर गुजरती है वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब रूल नंबर 4 देख लीजिए। रूल नंबर 4 में ऐसी कोई बात है ही नहीं। रूल नंबर 4 में ये है, ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में ये इसका पोल हो गया,
ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पर टकराती है, सीधा पोल पर टकराती है ऐसे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, मान लीजिए इसने यहाँ पर एंगल आई बनाया, तो ये एंगल आर से, मतलब इधर से ये रिफ्लेक्ट इस तरह से होगी, कुछ इस तरह से कि ये वाला एंगल आई और ये वाला एंगल आर, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो चार रूल्स हैं। पहला रूल्स ये है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा रूल, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई आती है तो वो टकराने के बाद सेम रास्ते वापस लौट जाएगी। तीसरा रूल, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से होती हुई आती है तो वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और चौथा रूल, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट डायरेक्ट पोल पर टकराती है तो वो जितना एंगल पोल पर बनाएगी ना यहाँ पर ऊपर की तरफ, उतना ही एंगल नीचे बनाएगी, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये चार रूल्स हैं। इन चार रूल्स को याद रखते हुए, दिमाग में रखते हुए, अब मैं ये देखूंगा कि इमेज किस किस तरीके की बनेगी। 6 अलग अलग केसेस होते हैं कॉनकेव मिरर के केस में, तो वो 6 के 6 अलग अलग केसेस हम स्टडी करेंगे। देखते हैं जी। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, इस तरफ से यहाँ मिटा रहा हूँ मैं। ये तो रूल्स थे इमेज फॉर्मेशन के, ये तो रूल्स थे। अब फॉर्मेशन होगा कैसे वो देखना है। फॉर्मेशन ऑफ images by formation of images by concave mirrors। फर्स्ट है when object is between P and F, कैपिटल P एंड कैपिटल F। कैपिटल P क्या है, पोल, और कैपिटल F क्या है, फोकस। when object is between pole and focus, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगी और किस तरीके की बनेगी ये देखना है। ये हमारा हो गया एक कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ठीक है। और बेटा ये हो गया पोल, सॉरी ये हो गया फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया पोल। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखूंगा। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखा जाता है, कभी भी उल्टा नहीं रखते ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट हमेशा मैं सीधा रखूंगा। ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, एक एरो से। इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए जैसे कि कोई इंसान खड़ा हुआ हो, ये उसका सर है और ये उसका पैर है, ये हेड है और ये टेल है। तो मैं बार बार तो किसी इंसान का पूरा बॉडी नहीं बना सकता, तो हम समझने के लिए क्या करते हैं कि हम एक एरो डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर, मतलब एरो बना लेते हैं। ऊपर की तरफ इसका हेड हो गया, नीचे की तरफ इसका टेल हो गया। तो दिस इज माय ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की मैं इमेज देखना चाहता हूँ कि कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी। तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, पोल और फोकस के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया पोल और फोकस के बीच में। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम बोलेंगे ए बी, ए और बी। अब देखिएगा इसमें क्या होगा कि हम हमेशा ही दो तरीके की रेज लेकर चलेंगे। 6 अलग अलग टाइप्स में बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन की।
हम दो अलग अलग तरह की रे लेकर चलेंगे। एक रे ऐसी होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, और दूसरी रे ऐसी होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। मुझे दो ही तरीके की रेज याद रखनी है, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, दूसरी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती हो। तो एक रे तो मैंने ये ले ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ऑब्जेक्ट से एक रे आई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। मैं जानता हूं कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो मिरर से टकरा के फोकस से होकर गुजरेगी। ये मिरर से टकराई और ये फोकस से होकर गुजरी इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद मैंने ये कहा कि अब मैं दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसी लूंगा, दूसरी रे ऑफ लाइट मैं ऐसी लूंगा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरे। तो आप ये देखिएगा कि दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने ऐसी ली, इस एंगल पर मैंने रे ऑफ लाइट ली जो कि टकराएगी, इसी रास्ते वापस लौट जाएगी, ठीक है, जिस रास्ते टकराएगी उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में रे ऑफ लाइट का क्या होता है, जिस रास्ते आती है उसी रास्ते वापस लौट जाती है। तो हम हमेशा दो तरीके की रेज लेकर चलेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखिए एक इस ऑब्जेक्ट में से लाइट निकली, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो टकराई, टकरा कर ये फोकस से गुजर गई। दूसरी रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से एडजस्ट करनी है रे ऑफ लाइट कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब वो इस तरह से मैं इस पर स्ट्राइक करूं ताकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर गुजर जाए वापस। ठीक, तो ये सेटिस्फाई करेगा इस वाले रिलेशन को कि जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है वो जाती भी उसी डायरेक्शन में। तो हमने ये कहा कि एक रे ऑफ लाइट को तो हमको क्या करना है, हमको जब भी डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो हम यहाँ पर मिरर बना लेंगे। मिरर से मैं कुछ दूरी लूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने 2 सेंटीमीटर यहाँ ले लिया, फिर मैं 2 ही सेंटीमीटर यहाँ लूंगा क्योंकि फोकस से जस्ट डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस। तो अगर मैं 2 सेंटीमीटर ये वाली दूरी ले रहा हूँ पी से एफ तक, तो एफ से सी वाली भी 2 सेंटीमीटर लूंगा। फिर मैं स्केल की हेल्प से एक रे इसके पैरेलल बनाऊंगा और उसको मैं फोकस से होकर गुजार दूंगा स्केल रखते हुए। दूसरी रे ऑफ लाइट मुझे स्केल इस तरह से सेट करना है, ऐसे एडजस्ट करना है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ गुजरे स्केल, और फिर मुझे पेंसिल रख के लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो हम ये देखेंगे कि मिरर के इस तरफ ये लाइंस जो है ना ये ऐसी फैलती हुई जा रही है डाइवर्जिंग। तो अब मैं क्या करूंगा, अब इन्हीं को मैं पीछे की तरफ ज्वाइन कर दूंगा ऐसे, और ये रेज ऑफ लाइट दोनों यहाँ पीछे जाकर मिलेंगी। तो बिकॉज ये पीछे जाकर मिल रही है रे ऑफ लाइट, तो हम यहाँ पर ऐसे इमेज बना देंगे, दिस इमेज इज ए डैश बी डैश। मिरर के पीछे वाली इमेज को हम हमेशा वर्चुअल इमेज बोलते हैं, और ये इमेज कैसी बन रही है, ये इमेज सीधी बन रही है। तो हमारी जो दो इंसिडेंट लाइट्स हैं, वो दो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट्स, एक तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो फोकस से होकर गुजरी इधर, तो इधर तो वो मिल नहीं रही है, इधर तो वो दोनों मिल नहीं रही है। देखिए ये जो दो रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाती है ना, ये रेज ऑफ लाइट जहां मिलती है वहां पर हमारा इमेज बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो ये मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर मैं इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है दोनों रेज ऑफ लाइट। तो हम ये कहेंगे कि ये मिरर के पीछे बनने वाली इमेज है, इस वजह से ये इमेज एक वर्चुअल इमेज है। जो सामने बनती है उसको मैं बोलता हूँ रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस बताता हूँ कि जब तक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा तब तक तो इमेज दिखती रहेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट के हटते इमेज दिखाई नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं खड़ा हुआ हूँ किसी प्लेन मिरर के सामने, तो जब तक मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ा रहूंगा तब तक मैं अपनी इमेज को देख पाऊंगा। जैसे ही मैं वहां से हट जाऊंगा तो मेरी इमेज भी वहां से हट जाएगी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इमेजेस आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। फॉर एग्जाम्पल, हमने भगवान जी की कोई फोटो लगा रखी है अपने रूम के अंदर, तो मैं देखूंगा तब भी मैं भगवान को देख पाऊंगा, आप देखोगे तब भी आप भगवान की फोटो को देख पाओगे। तो वो इमेज जो है वो इमेज कहलाती है रियल इमेज। जो कोई भी देखे और किसी भी एंगल से देखे तो उसको दिखाई दे जाए, उसको बोलते हैं रियल इमेज। लेकिन जो इमेज सिर्फ तब तक रहे जब तक ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे की तरफ बनती है और रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनती है। पहला केस क्लियर है सभी को, बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। तो सर हम हर एक सिचुएशन में
हर एक सिचुएशन में लाइट रेज को सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करवाएंगे और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब सर जो ऑब्जेक्ट की जो वो होती है पोजीशन वो डिफरेंट होती है हर बार बस। बस 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 ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफरेंट होगी, बाकी हम रेज ऑफ लाइट का सेम दो फंडे लेकर चलेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई। ओके सर। ठीक है। अब इस केस में मैं ये देख रहा हूं कि इमेज मेरी बनेगी कहां पर। इमेज इज वर्चुअल क्योंकि ये पीछे बन रही है। दूसरा मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट छोटा था लेकिन इमेज का साइज थोड़ा बड़ा बन रहा है, मैग्नीफाइड। ठीक है। और जो इमेज वर्चुअल बनती है ना वो सीधी भी बनती है, इरेक्ट कहते हैं सीधी को, और उल्टी को बोल देते हैं इन्वर्टेड। तो जो इमेज जो वर्चुअल बनती है उसको इरेक्ट भी बोलते हैं। तो ये है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड है मैग्नीफाइड हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। और फिर बात करते हैं इसकी पोजीशन की। पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। ये तो हुआ बेटा पहला केस। फिर दूसरा केस लेते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा खिसकाते हैं, थोड़ा सा दूर खिसकाते हैं। पहले ऑब्जेक्ट कहां पर था, फोर और फोकस के बीच में। अब ऑब्जेक्ट को उठाकर फोकस पर रख देते हैं। When object is at focus, when object is at focus, अब क्या करेंगे, फिर से बनाइए कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर हो गया ये। अब यहां पर पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब क्या करा कि पहले ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ था, पोल और फोकस के बीच में, थोड़ा सा खिसका कर उसको फोकस पर रख दिया। देखिए फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस, तो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए बी। तो ये हो गया ए और बी। अब देखिए क्या होता है, एक रे ऑफ लाइट क्या लूंगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट। ये टकराने के बाद सीधी सीधी बात है फोकस से ही गुजरेगी। तो ये मिरर से टकराकर ऐसे फोकस से गुजर गई। फिर दूसरी रे ऑफ लाइट को कुछ इस तरह से स्केल को एडजस्ट करना है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर गुजरे। ये ऐसे टकराई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरी। तो देखिए ये रेज ऑफ लाइट जो है, अगर हम इनको स्टडी करेंगे, ये रेज ऑफ लाइट ऐसी हैं कि मैंने तो फ्री हैंड से बनाई है इसलिए थोड़ा आपको उतना स्ट्रेट नहीं दिखाई दे रही है। रे ऑफ लाइट दोनों पैरेलल है। ठीक है। पैरेलल का मतलब ये है कि ये यहाँ पर तो कभी मिलेंगी नहीं। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी ही ये होती है कि पैरेलल लाइंस दे डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक। और लाइंस जहां पर दोनों हमारी लाइंस इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर इमेज बनेगी। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट है तो यहाँ तो इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। अच्छा, अगर इधर भी इनको हम एक्सटेंड करते हैं तो ये इधर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इमेज, हाँ क्या कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, मैं कहूंगा पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो वो यहाँ भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और यहाँ भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो जब वो रेज ऑफ लाइट कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं तो हम ये बोल देते हैं कि ये रेज ऑफ लाइट बहुत दूर जाकर किसी ऐसे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, इन्फिनिटी पर। किस इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी वो पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। एक ऐसे पॉइंट पर मिलेंगी जहां पर जिसको नॉट डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन नहीं कर सकते हैं उसको। क्यों? क्योंकि पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहीं मिलती ही नहीं है। तो हमने ये कह दिया कि यहाँ पर फिर इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। तो इमेज इस केस में, इमेज इज फर्स्ट है
कहाँ बनेगी? फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी को ऐसे बना देते हैं हॉरिजॉन्टल 8, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। सेकंड, इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी जी हाईली मैग्नीफाइड। ये अभी के लिए बस याद रखिए, बाद में जब सारे रूल्स हो जाएंगे तब बताऊंगा ये हाईली मैग्नीफाइड क्यों बनेगी। थर्ड है कि कैसी होगी? ये बनेगी जी रियल एंड इन्वर्टेड। ये भी बाद में बताऊंगा कि रियल एंड इन्वर्टेड कैसे है। आप कहोगे कि जब इमेज इंफिनिटी पर बन रही है तो वो उल्टी बन रही है सीधी बन रही है, ये आप कैसे बता पा रहे हो? ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग तो बस इनको याद रखिए, लेकिन जब सारे केसेस हो जाएंगे तब आपको ये अपने आप समझ में भी आ जाएगा कि रियल एंड इन्वर्टेड कैसे है, हाईली मैग्नीफाइड कैसे है। ये हमारा सेकंड केस हुआ। सेकंड केस के बाद बेटा थर्ड केस देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज, अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और ट्विस्ट करूंगा, अब मैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दूंगा ऑब्जेक्ट को। हाँ, थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट is between when object is between F and C, when object is between F and C, जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तब इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी ये देखना है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दो, ये हो गया ए, ये हो गया बी। एक स्ट्रेट लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो ऐसे टकराई और टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर गई। और एक रे ऑफ लाइट वो कुछ ऐसी बनानी है हमको जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरे। तो इसको थोड़ा सा मिरर को मैं और बड़ा बनाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा बना दिया मिरर को। अब ये रे ऑफ लाइट ऐसी होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरे कुछ इस तरह से जाएगी। ये यहाँ पर आकर अगर इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट ये ऐसे पीछे जाकर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो ये रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गुजरी। दूसरी रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से बनानी है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जिस रास्ते आए उसी रास्ते वापस लौट जाए। ठीक, तो ये जहां पर दोनों ने इंटरसेक्ट करा यहाँ पर बन जाएगा हमारा इमेज। तो अब क्योंकि इमेज लेफ्ट साइड में ही बन रही है, मतलब मिरर के सामने ही बन रही है, तो उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। और आप ये देखिएगा कि जब ये नीचे की तरफ बन रही है यानी कि इमेज बनेगी बेटा उल्टी। तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश, उल्टी बनी इमेज और थोड़ी बड़ी बनी, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि अब क्या होगा कि इमेज इज सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उल्टी बन रही है तो हम ये बोलेंगे रियल
और जो भी रियल इमेज होगी, ये नियम है, ये रूल है कि रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। जब दिखाई नहीं दे रहा है दोबारा लिखता हूँ, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। फिर सेकंड है कि इट इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है, फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है, उसके बियॉन्ड बनती है। ठीक, थर्ड देखिएगा, थर्ड ये है कि ये ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी होती है, तो क्या कहेंगे इसको, मैग्नीफाइड। इसको बोलेंगे बेटा मैग्नीफाइड। बताइए समझ में आ गया सबको? सबको जी तीसरा सर। फॉर्मेशन समझ में आ गया? बताइए। जी सर। ठीक है, चलिए जी चौथा देखते हैं, चौथा केस। हमने क्या करा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा, फिर ऑब्जेक्ट को खिसका कर फोकस पर रख दिया, फिर ऑब्जेक्ट को और खिसकाया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया। अब इसको खिसका कर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देंगे। फोर्थ केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तब क्या करें। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को उठाकर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, तो फिर वही काम कि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, ले लिया, ये टकरा के फोकस से होकर गुजरा। दूसरा रे ऑफ लाइट, दूसरा रे ऑफ लाइट कैसे करेंगे कि अब क्योंकि ऑब्जेक्ट ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, तो वो वाला तो हम रूल नहीं लगा सकते कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर गुजर जाए। ठीक है, तो वो वाला रूल नहीं लगा सकते, तो एक दूसरा रूल लगाएंगे कि दूसरी रे ऑफ लाइट क्या करते हैं कि अब वो रे ऑफ लाइट फोकस से गुजार देते हैं। तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो वो टकरा के फोकस से गुजर गई। दूसरी रे ऑफ लाइट आप फोकस से गुजार दो, तो वो टकराने के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये था हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ए बी, ये सी इज फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज भी यही बन गई इसके नीचे, ए डैश बी डैश। बताइए सबको क्लियर है? जी सर। सबको क्लियर है? भव्या क्लियर है? यस सर। अक्षत क्लियर है? नहीं गई आवाज। पार्थ मेहता, लक्ष्य शर्मा, लक्ष्य राजपूत क्लियर है बेटा? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब जरा देखिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखा तो इमेज हमारी कैसी बनी, हमारी इमेज सी पर ही बन गई। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या करेंगे हम। इमेज इज, इधर लिख रहा हूं, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि मिरर के सामने ही बन रही है। जब मिरर के सामने ही बनेगी तो मिरर के सामने बनने वाली जितनी भी इमेजेस होती हैं वो रियल होती है, और रियल का मतलब इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज सारी इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस, रियल एंड इन्वर्टेड। पहला तो ये हो गया। दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड, दूसरा हम ये कहेंगे कि कहाँ बनेगी, फॉर्म्ड एट सी, सी पर ही बन जाएगी। और तीसरा क्या होगा, ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वाली ही साइज की होगी, ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट,
ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। बताइए जी, क्लियर है? चौथा केस भी क्लियर? जी सर। ठीक है जी। अब जरा पांचवा केस देखिएगा। पांचवें केस में क्या है कि अब ऑब्जेक्ट को उठाकर आप सी के इधर रख दीजिए, बियॉन्ड सी। When object is beyond C, when object is beyond C, तो अब देखिएगा मैंने यहां पर ये मिरर बना दिया। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अब ऑब्जेक्ट को यहां रख दो। ए और बी, ऑब्जेक्ट को यहां रख दो। तो एक रे ऑफ लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो टकरा के फोकस से गुजर जाएगी ऐसे। दूसरी रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारना है, क्योंकि अब गुजार सकते हैं, अब पॉसिबल है। यहाँ पर पॉसिबल नहीं था क्योंकि ऑब्जेक्ट ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था। तो कैसे गुजारते लाइट को? तो अब इस लाइट को ऐसे गुजारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहां से ऐसे गुजारा, ये टकराई, जिस रास्ते टकराई उसी रास्ते वापस चली गई। तो आप ये देखिए, एक रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर ये आ रही है और एक रे ऑफ लाइट ये है। ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? बीच में मिल रहे हैं। तो हमारा इमेज देखिए छोटी सी बन गई यहीं पर, यहीं पर दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। ठीक है, अब जरा देखिए, हम यहाँ पर बोलेंगे इमेज कैसी बनी। इमेज इज, पहली चीज तो वही है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा, कहां पर बन रही है? फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में। फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी। और तीसरा क्या है कि छोटी बन रही है काफी। तो जो छोटी बनती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? डिमिनिश्ड। इसको बोल देते हैं डिमिनिश्ड। यहां तक क्लियर है? बताइए, यहां तक क्लियर है? यस सर। जी सर। ठीक है, ये 5 केसेस पढ़िएगा, बाकी आगे कल कराता हूँ कंटिन्यू। आप लोगों की कल एक कॉमन क्लास लूंगा, उसमें यही रिवाइज कराऊंगा मैं। और जो क्लास होगी, क्लास का टाइम आपको मैं बता देता हूँ। क्लास का टाइम मैं रखूंगा या तो 1:30 पर होगा क्लास का टाइम, ठीक है, 1:30 to 2:30, और या फिर रखूंगा मैं 4 to 5। दोनों में से एक टाइम होगा, मैं आपको बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा। ठीक है सर, जल्दी ही रख लेना। बेटा, कोशिश करता हूँ। ओके ओके। चलिए जी, ओके। थैंक यू सर। ओके। नमस्ते सर। थैंक यू सर। ओके।